गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो जो रहेगी आपकी फंडामेंटल राइट्स, जो कि पॉलिटी का एक चैप्टर है, उस पे बेस्ड रहेगी। उसके एमसीक्यू है। ठीक है जी। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स की डिटेल्स हैं, मैंने आपको काफ़ी हद तक जो है वो पार्ट्स में करवाई हैं, सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ठीक है जी। बाकी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स पार्ट जो है वो ऑलरेडी सब कुछ जो है वो पहली वाली वीडियोस में क्लियर कर दिया हुआ है। ठीक है, तो मेक श्योर पहले आप मेरी फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस देखेंगे, देन आफ्टर दैट ही इसके एमसीक्यू को सॉल्व किया जाए। ठीक है जी। तो ये जो आपके एमसीक्यूज है, इसमें से काफ़ी सारे जो एमसीक्यूज हैं वो आपके रिपीट क्वेश्चन हैं, जो कि पेपर में एग्जाम में आ चुके हुए हैं। रिपीट क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है, जो कि एग्जाम में आ चुके हुए हैं और डिटेल से मैंने इस चैप्टर को कवर करवाया है, जितने इसके राइट्स हैं, जितने, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमने जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें टोटल 7 राइट्स मिले हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो लिखे गए थे, उसमें से 1 जो है वो डिलीट कर दिया गया है, और अब जो कितने राइट हैं, अब जो राइट हैं प्रेजेंटली वो कितने हैं, 6 हैं। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है जी। और ये पार्ट 3 के अंदर आते हैं, पार्ट 3। ठीक है जी। और भी कौन कौन से 6 राइट्स हैं, ठीक है, उनके आगे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये हमने सब ने पहले जो वीडियोस अपलोड हो चुकी है उसमें कवर कर लिया हुआ है, राइट। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद सम एमसीक्यू फॉर द फंडामेंटल राइट्स। और बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो उससे पहले फंडामेंटल की जो डिटेल्स हैं वो आप कवर कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि संविधान, इंडियन संविधान में लिए गए हैं, भारतीय संविधान में लिए गए हैं, वो कौन सी कंट्री से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। रशियन, जापान, यूएसए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये कौन है, गवर्नमेंट ऑफ, ये जीओआई एक्ट है, ये 1935। ठीक है, तो जो हमारे जो संविधान वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आपके जो सॉरी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस में से कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से बोरो किए गए हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए। ठीक है जी। तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको चैप्टर अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया है कि जब भारतीय का संविधान बना था तब हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है जी। देख लेते हैं ऑप्शंस में, 6, 7, 5 या 8। ठीक है, आप सबको पता है इनिशियली हमारे पास कितने थे, 7। बाद में उसमें से एक डिलीट कर दिया गया था और प्रेजेंटली हमारे पास कितने गिवन है, 6। उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सेकंड, 7। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट। ठीक है, कौन से पार्ट के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4 या पार्ट 5। ठीक है, तो ये भी मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ये एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, तभी मैंने आपको क्लियर किया था कि ये जो आते हैं हमारे पार्ट 3 के अंदर आते हैं, राइट। पार्ट 3, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो कौन कौन से पार्ट कर लिए हुए हैं, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो आपके पार्ट 2 है वो आपका सिटीजनशिप। ठीक है, मैं एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से। ठीक है, तो जो ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है, और ये है आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3। तो पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट है, पार्ट 2 जो है वो आपका सिटीजनशिप के ऊपर है। ठीक है, और पार्ट 1 जो आपका है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है जी। तो ये पार्ट जो है हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो है, दिस इज 3, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो पार्ट 3 के अंदर आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेट करता है अनटचेबिलिटी। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, ये पेपर में बहुत बार रिपीट को हो चुका है। अनटचेबिलिटी के साथ कौन सा आर्टिकल जो है वो करता है, रिलेट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 15। ठीक है, तो ये आपका जो पहला आर्टिकल है, पहला जो राइट है, ठीक है, तो पहला राइट तो आपका था राइट टू इक्वालिटी।
ठीक है, उसी के अंदर आपके जो टोटल आते हैं आर्टिकल्स आते हैं 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स आते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको एक बार। ठीक है जी, तो पहले हम बात कर ले फर्स्ट राइट की। ठीक है, ये किस राइट के अंदर आता है? ये आता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, जिसके टोटल कितने आर्टिकल्स होते हैं? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल हैं। ठीक है, 14, 15, 16, 17, ये सब आप जो है आपके पार्ट 1 में ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में। जो आपको पूछा है अनटचेबिलिटी, ये कौन सा आर्टिकल में आते हैं? तो ये इसके 17th आर्टिकल में आते हैं, राइट। तो ऑप्शन जैसे आप देख सकते हो 17, 14, 16, 15, उसका जो राइट आंसर है, ठीक है, तो वो आपका कौन सा बनता है? 17 आर्टिकल, दिस इज 17। ठीक है, अनटचेबिलिटी, तो ये आपका 17th आर्टिकल है। ठीक है, अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अब प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, तो ये किस राइट के अंदर आते हैं? तो ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस? ठीक है जी, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, तो ये जो आपका राइट है, ठीक है ना, ये जो प्रोटेक्शन देता है, तो अगर कोई अपराध करता है उसके रिलेटेड उसको क्या जो है प्रोटेक्शन मिलती है, ये उसके रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है जी, तो पहले बात कर लेते हैं ये कौन से राइट के अंदर आता है। तो ये आता है आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर, राइट, राइट टू फ्रीडम, ये आपका सेकंड राइट था। इसके अंदर हमारे पास कितने आर्टिकल्स जो होते हैं कवर होते हैं? वो होते हैं 19 से लेके 22 के आर्टिकल्स। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? 19, 20, 21, ठीक है, 21 ए इसी का पार्ट था, और था 22। ठीक है, तो ये हमने सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। इसमें से उन्होंने बोला है कि जो ऑफेंसेस की रिलेटेड प्रोटेक्शन है वो किसके अंदर मिलती है? ठीक है, तो वो आपकी जो मिलती है वो मिलती है आर्टिकल 20 के अंदर। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं 17, 20, 16, 15। ठीक है, ये वैसे भी 19 से लेके 22 के आर्टिकल जो फ्रीडम के अंदर आते हैं उनमें आता है, तो ये जो आपका आएगा 20 आर्टिकल। ठीक है जी, फ्रीडम। तो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस हमने पढ़ा था कि अगर कोई जो अपराध करता है उसको उसी की सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर जो अगर आपने कोई अपराध किया है तो आप एक अपराध की एक ही सज़ा दे सकते हो, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। तो ये सब चीज़ें हमने जो ऑलरेडी है वो डिस्कस कर ली हुई है। तो ये किसके अंदर आती हैं? ये आपके आर्टिकल 20 के अंदर आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल। ठीक है, आपको फॉलोइंग आर्टिकल के बारे में बताना है। तो ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? 14, 18, 19, 20। तो ये बेसिकली आपका जो आपको अभी मैंने क्लियर किया, जो आपका 14 आर्टिकल है वो इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है 14th आर्टिकल। ठीक है जी, 20 हमने अभी पढ़ा था कि 20 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ गिवन ऑफेंसेस को देता है। तो जो 21 है, ठीक है, 21 है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 और 21 ऐसे दो आर्टिकल्स हैं जो ड्यूरिंग द एमरजेंसी सस्पेंड नहीं होते। मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, पेपर में क्वेश्चन जो है वो आ चुका हुआ है कि ऐसे कौन से दो आर्टिकल्स हैं जो कि आपके, ठीक है, आपके इमरजेंसी में जो सस्पेंड नहीं होते। तो कौन कौन से हैं? 20 और 21। जो 20 है, इसीलिए इसीलिए ये आर्टिकल 20 जो है वो पेपर में पूछा जाता है। तो आर्टिकल जो 17 हो गया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, 17 है, 20 है, 21 है, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 17 जो था वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ रिलेट करता है। 20 है वो प्रोटेक्शन जो देता है आपको कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में देता है। और जो 21 है, ठीक है, वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में आपको बताता है। उसके बाद आपका जो 19 है, ठीक है, 19 जो है वो आपको ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में देता है। तो 19 आपका हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, और 18 आपका क्या हो गया? अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो ये इसका आंसर क्या बनता है? जैसे ये डी है, ठीक है, तो 3 का आ गया ए आ गया, 2 का क्या आ गया? 2 का हमारा सी आ गया, और 1 का क्या आ गया? 1 का बी आ गया। तो ये आपकी बनती है बी सी ए डी। तो बी सी ए डी, तो ये है हमारा, यही यही एक ही तो है जिसमें बी आ रहा है। तो बी सी ए और डी। ठीक है, तो इसके हिसाब से सेकंड हमारा क्या हो गया? आंसर राइट होगा। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पेपर में रिपीटेड हैं। ठीक है, 14 हो गया, 17, 20, 21, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट्स अ वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज, अगेन अगेन आर्टिकल 17। हमने अब रट लेनी है ये चीज़ की, जो आर्टिकल 17 है वो वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, बट अभी इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर अबॉयलेशन ऑफ टचबिलिटी की बात की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, राइट टू इक्वालिटी,
राइट टू एडुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है जी, तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारा जो फर्स्ट राइट है, ठीक है, वो कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी। ये याद रखना, फर्स्ट राइट कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी। और इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, इसमें 14 से लेके हमारे जो टोटल आर्टिकल्स आते हैं वो 18, ठीक है ना, 14 से लेके, यहाँ इरेज करके लिख देती हूँ, टोटल जो हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं वो हमारे पास कितने आते हैं, 14 से लेके 18 तक। ठीक है, तो 14, 15, 16 और 17 और 18, उसमें से जो एक आर्टिकल है 17 अनटचेबिलिटी, तो ये किसका पार्ट है, राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, राइट। इसमें से ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इसी के अंदर जो है वो अनटचेबिलिटी की बात की जाती है। सो राइट टू इक्वालिटी इज द राइट आंसर, तो फर्स्ट आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखो आपको वीडियो करते करते ही अगर कुछ जो है आपको राइट्स है वो साथ में ही आपको क्राम होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर हम बात करें एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन, यही बोला ना उन्होंने, एक्सप्लॉयटेशन वो बच्चे की हो रही है, ठीक है, बात क्या है ये देखो जरा, एक्सप्लॉयटेशन, जहां तक आपको याद है मैंने आपको करवाया था कि आपका थर्ड राइट ही है जिसका नाम क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको ये वीडियो में ऑलरेडी करवा दिया था। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ें है कि इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ दो ही आर्टिकल्स आते थे, और कौन कौन से, एक तो 23 और एक 24, बस दो आर्टिकल्स हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर जो 23 है, ठीक है ना, वो किसकी बात करता है, 23 जो बात करता है वो करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना, इसमें जो लेबर है उसकी बात करता है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। और जो आपका 24 है ये आपकी प्रोहिबिशन की बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो आपकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो 24 जो है वो उसकी बात करता है। ठीक है, तो लेबर की बात करेगा तो वो 23 है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनकी प्रोहिबिशन की, और अगर ये चिल्ड्रन की बात करता है तो ये आर्टिकल 24 है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ तो आंसर 23 होगा, या आंसर 24 होगा। 23 है तो वो लेबर के रिलेटेड है, 24 है तो चिल्ड्रन के रिलेटेड है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, 14 तो है ही नहीं, ठीक है, 21 हमने पढ़ लिया है। 21 कौन सा था आर्टिकल, 21 हमारा आर्टिकल था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आगे है 24, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 इसी का राइट आंसर है। ठीक है जी, और जो 16 है वो हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड वन है, जैसे जो आंसर 24 आर्टिकल रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा रिलेटेड टू, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स आर द राइट, ठीक है, गारंटेड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गारंटेड, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ बतानी है कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें जो टोटल आर्टिकल्स, ठीक है ना, जो गारंटी प्रोवाइड करता है राइट आर्टिकल्स की, तो इसमें कौन सा पार्ट है, ठीक है, और कौन कितने आर्टिकल्स आते हैं उन सब के बारे में बताना है। तो मैंने आपको पहले ही जब ये वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हमने अभी तक कितने पार्ट्स किए हैं, फर्स्ट किया है, सेकेंड किया है और थर्ड किया है। हमारा जो फर्स्ट था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, सेकंड सिटीजनशिप है, और थर्ड जो किसके साथ रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है जी, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल्स बता देती हूँ जो इसमें आर्टिकल्स करने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट है, ठीक है ना, आपका जो फर्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके अंदर जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो आपके आते हैं 1 to 4 आर्टिकल्स। ठीक है, मैं आपको अच्छे से लिख देती हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं ताकि आपको पिछला भी साथ साथ रिवाइज हो। बात कर लेते हैं, ये हमने किया पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड की बात। ठीक है, तो ये आ गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मैंने ऐसे लिख दी हूँ, ठीक है, टेरिटरी। ये आपका आ गया सिटीजनशिप, ठीक है जी, और ये आ गया आपका फंडामेंटल राइट्स। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है जी, तो यूनियन
एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, अब हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो 1 to 4 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, टोटल कितने आर्टिकल्स आए, 1 to 4। तो ये आते हैं हमारे यूनियन एंड टेरिटरी के अंदर। उसके बाद आता है सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 5 to 11। ये आ गया आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है जी, तो ये आगे सिटीजनशिप की। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स में टोटल जो आर्टिकल आते हैं वो 12 से लेके 32 के आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, 12 से लेके 32 के आर्टिकल्स आते हैं। तो वही पार्ट अब ये हम अब देख सकते हैं कि अब हमारा क्या बना है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कि ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये 30 जो बुक में मेंशन है आपके, ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे करेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 32 आर्टिकल्स नहीं 35 है। ठीक है, तो टोटल 35 है, यहाँ पे भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, 12 to 35। तो यहाँ पे भी आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 12 to 32 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 12 to 35 आना है। ठीक है जी, आगे 13 to 35 है, 1 to 5 है, 6 to 11 है, तो ये तो बिल्कुल गलत है और ये पार्ट 3 के साथ डील करता है। तो पार्ट 3 और आर्टिकल 12 to 35। ठीक है जी, तो आर्टिकल 12 to 35। ठीक है जी, तो मैंने आपको पिछला भी क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the fundamental right has been abolished by the 44th Amendment Act 1977। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इनिशियली हमारे टोटल फंडामेंटल राइट थे वो टोटल 7 थे, उसमें से हमने 1 डिलीट कर दिया था और आर प्रेजेंटली जो फंडामेंटल राइट हैं वो 6 हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो एक डिलीट किया है वो कौन सा डिलीट किया है। ठीक है जी, तो ये आता है आपका, एक सेकंड ये कर दो, राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, ये सब जी बातें मैंने आपको उसमें बता दी हैं ऑलरेडी, जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी है जो एक डिलीट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा कि कौन सा फंडामेंटल राइट अबॉलिश किया गया था, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी किया गया था। और किस अमेंडमेंट के अंदर किया गया था, ये 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अमेंडमेंट के अंदर डिलीट किया गया। ठीक है जी, तो ये 44th अमेंडमेंट के अंदर डिलीट किया गया। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच या राइट टू प्रोटेस्ट। जो अबॉलिश किया गया है वो कौन सा अबॉलिश किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, अंडर आर्टिकल 44 अमेंडमेंट, सॉरी आर्टिकल नहीं, अंडर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो कौन सा डिलीट किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the fundamental right has been added to the constitution by the 86th amendment of Indian constitution in 2002। ठीक है जी, अब बेसिकली हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है वो 6 ही है प्रेजेंटली, जो है फंडामेंटल राइट वो 6 है। ठीक है, मैं फिर यहाँ प्रेजेंटली लिख रही हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन से बात कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला था कि एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो ऐड किया गया था, और वो किस में ऐड किया गया था, 86 में, 86 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 2002 में। वो कौन सा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो वैसे भी डिलीट किया गया था, ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच या राइट टू चूज रिलीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आता है राइट टू एजुकेशन, दैट इज करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि 86 अमेंडमेंट के अंदर कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो ऐड हुआ है, तो उसका नाम आएगा राइट टू एजुकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 29, 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद। ठीक है, तो ये आर्टिकल 29 और 30 की बात की गई है। ठीक है जी, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ये कौन से फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। तो ये आपका बन रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। इसके अंदर हमारे टोटल कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं 29 और 30, सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल के अंदर। ठीक है, 29 और 30। जो 29 है, ठीक है, ये आपका किसके साथ रिलेट करता है, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ मिनॉरिटीज़ के साथ रिलेट करता है। और ये जो आपका आता है 30, ये भी किसकी बात करता है, राइट टू मिनॉरिटीज़ की बात करता है, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि वो भी अपना जो है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसकी जगह एक्वायर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की जो फेवर हो रही है वो मिनॉरिटीज़ के केस में ही हो रही है।
ठीक है जी, पर इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है उनकी प्रॉपर्टी को। यहाँ पे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर की बात हो रही है मिनॉरिटीज़ की। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 29 और 30 किसके साथ रिलेट करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कल्चर एंड एजुकेशन के साथ, मूवमेंट एंड लाइफ, स्पीच एंड एम्प्लॉयमेंट, या चूज रिलीजन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है 29 और 30 किसके साथ रिलेट करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशन के साथ। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। ठीक है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल काम के लिए इक्वल पे मिलनी चाहिए, तो ये जो इंश्योर करता है, ये किस चीज़ को इंश्योर करता है, ठीक है, भारत के संविधान के अंदर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, या इकोनॉमिक राइट, या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है ना, अगर कोई इक्वल काम कर रहा है उसके रिलेटेड उसको इक्वल पे मिलनी चाहिए। तो ये किसके रिलेटेड है, ये अब ड्यूटी तो है नहीं, ये इकोनॉमिक राइट भी नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, नेक्स्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सोसाइटी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002, ठीक है, अब ये राइट टू एजुकेशन जिसकी हमने बात की थी कि ये 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन यही हमने पीछे पढ़ा था। अब इसमें से किस ग्रुप ऑफ सोसाइटी की जो है वो बात की गई, चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ टिल 18 ईयर्स, चिल्ड्रन हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एजुकेशन, ऑल एडल्ट्स हु वांट टू स्टडी। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी, यहाँ पे जो एलिमेंट्री एजुकेशन देने की बात की गई थी, तो ये जो एज ग्रुप की बात की गई थी, इसमें जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की बात की गई थी कि इनको कंपल्सरी एजुकेशन देने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये किसके अंदर ऐड हुआ था, ये अमेंडमेंट 86 के अंदर ऐड हुई थी, राइट टू एजुकेशन, और कौन से ग्रुप को टारगेट किया गया है, 6 to 14 ईयर्स के ग्रुप को टारगेट किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान के अंदर कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल पे, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। ठीक है, तो हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में अभी पढ़ा था। ठीक है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके ये एक आर्टिकल 19 to 22 के साथ डील करता है, ये हमारा सेकंड राइट था। आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा जो है लास्ट राइट है, ये इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 32 आते हैं। आगे है राइट टू फॉर्म जो है एसोसिएशन एंड यूनियंस। ठीक है जी, तो ये एसोसिएशन और ये जो आपका यूनियन है, ये जो आपका राइट है, ठीक है, ये आपका राइट आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर, जिसके अंदर आर्टिकल 19 से लेके 22 की बात की गई है। ठीक है, तीनों राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये इकट्ठे एक ही में आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर। इसमें जो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है वो ये है, राइट टू इक्वल पे, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल राइट, ये आपका फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे टोटल 6 ही है जिसमें भारत संविधान की बात की गई है। बाकी ये एक राइट है जो कि इक्वल काम के लिए इक्वल वेज मिलनी चाहिए, बट ये फंडामेंटल राइट्स जो 6 डिस्क्राइब किए गए ये उनका पार्ट नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, तो कौन से अमेंडमेंट के अंदर जो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट जो था, जो कि आज कौन सा राइट है आपका लीगल राइट है, जो कि अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो उसको कौन से अमेंडमेंट के साथ जो था वो डिलीट कर दिया गया। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 42, 43, 44 या 88। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 48, 1978 के अंदर। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44 अमेंडमेंट 1978 के अंदर डिलीट कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो एक लीगल राइट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। ठीक है, किनको जो फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं दिए जाते। ऑप्शन देख लेते हैं, बैंक्रप्ट पर्सन्स, एलियंस, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीजेस, या पॉलिटिकल सफरर्स। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है, राइट आंसर इज
पॉलिटिकल सफर्स, ठीक है, पॉलिटिकल सफर, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, पॉलिटिकल सफर इसका राइट आंसर, ठीक है। तो पॉलिटिकल सफर्स होते कौन है बेसिकली, कि जो वो पीपल, ठीक है, जो कि विक्टिम्स हो, जिसने पॉलिटिकल कोई मैनिपुलेशंस, ठीक है, घपले किए हो, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि पॉलिटिकल सफर्स कौन से होते हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस, ठीक है, इसने जिसने कि पॉलिटिकल में कोई घपले किए हो, ठीक है, पॉलिटिकल गेम खेली हो या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज हो, ठीक है, तो वो जो विक्टिम्स होते हैं उनको हम पॉलिटिकल सफर्स बोलते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जाते, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Constitution has given some liberties to its citizens. Which of the following is not true about it? Citizens is free to the liberty of. ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पहले मतलब समझ लेते हैं। कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम लिबर्टीज टू सिटीजन, मतलब जो इंडियन हमारा संविधान है, ठीक है, बहुत सारी लिबर्टीज जो है वो अपने नागरिक को देता है। इनमें से कौन सी सच्चाई नहीं है, हमने नॉट ट्रू के बारे में बताना है। एंड सिटीजन इज फ्री टू द लिबर्टी ऑफ, मतलब कैसी कौन सी जो लिबर्टी है वो सिटीजन को दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ठीक है, कि वो अपनी किसी भी बात को रख सकते हैं। टुगेदर पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है, कि वो इकट्ठे होकर पीसफुली किसी भी चीज़ के लिए वायलेंस, जो बिना वायलेंस किए इकट्ठे होकर किसी का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। टू परचेज लैंड एंड प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है, फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें जैसे, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी लिबर्टीज दी हैं अपने सिटीजन्स को, इनमें से कैसे बतानी है कि जो इनमें से नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू है, वो उसको फाइंड आउट करना था, ठीक है। एक्सप्रेशन एंड स्पीच आपको जैसे पता है कि हमने ऑलरेडी जो अपने फंडामेंटल राइट्स किए थे तो उसमें पढ़ा था, एक्सप्रेशन एंड स्पीच भी है, गेदर टू पीसफुल विदाउट आर्म्स भी, ये भी हमने पढ़ा था, परचेज लैंड ऑफ प्रॉपर्टी भी है, टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन भी है, बट जो इसमें से ट्रू नहीं है वो लास्ट वन ऑप्शन है कि टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड्स, ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी, जो जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने लिस्ट प्रिपेयर की है, तो ये जो है वो लिबर्टी इज नॉट ट्रू। तो जो इसकी राइट स्टेटमेंट है वो फिफ्थ वन है, मतलब जो इसकी राइट आंसर है फिफ्थ वन है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट वाज लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who considered the right to constitutional remedies as very heart and soul of the Indian Constitution। ये भी हमने जो सिक्स्थ राइट है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये हमने उसमें डिस्कस किया था कि किसने ये कंसिडर किया था कि जो ये राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये बहुत, ये वेरी हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी ने वो कंसिडर किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर, ठीक है जी। तो बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, तो ये इन्होंने ही बोला था कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो इज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है जी। एंड हम ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किन की बात हो रही है, मैं फिर लिख देती हूँ बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, अब कौन कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है देख लेते हैं। द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल, मतलब जो राइट्स हैं उनको क्यों फंडामेंटल जो है वो बोला जाता है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, पहला क्या है, दे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उनको फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है, ठीक है ना, बिकॉज वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जो संविधान के द्वारा, जो यहाँ इन्फोर्स जो है, दे आर प्रोटेक्टेड एंड फोर्स्ड, जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दे कैन सस्पेंड ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर इन फोर्स अगेंस्ट द स्टेट, या दे कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं, दे कैन नॉट बी अमेंडेड तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि आपको पता है कि टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उनमें से एक डिलीट कर दिया गया, हमारे पास जो था वो बचे कितने, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जो 1 डिलीट हुआ है वो भी किसी की अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दे कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्सेबल बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल राइट है। दे कैन सस्पेंड ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल राइट है, ये सस्पेंड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मैनर से ही हो सकते हैं, ये किसी भी सिचुएशन में नहीं, सिर्फ एमरजेंसी, वो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया है तो,
दे आर इनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। तो ये जो ऑप्शन है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका डी है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात की गई है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। ठीक है जी, बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपको जो है ये किसकी बेसिकली ये सारी की सारी रिट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मेंडेमस हैबिसिस कॉर्पस, क्यूरेंटो या सेटिरियोर। अब इनमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। ठीक है जी, तो पर्सनल फ्रीडम की जो बात की गई है वो कौन से रिट के अंदर की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका सेकेंड, दैट इज हैबिसिस कॉर्पस। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the article of fundamental right is related to exploitation of children। ठीक है जी, exploitation of children, अगर आपको याद हो कि हमारे दो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक 23 था जिसके बारे में पढ़ा था और एक 24 था जिसमें एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है, राइट। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन में 23 के अंदर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन लेबर की होती है, और जो 24 है इसमें जो बात होती है वो चिल्ड्रन की होती है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। अब उन्होंने बोला है कि इज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24। तो इसका जो राइट आंसर है चिल्ड्रन से रिलेटेड जो एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है वो कौन सा आर्टिकल में होती है, तो वो आपके आर्टिकल 24 में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ वन इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम टू प्रेस। ठीक है, तो फ्रीडम टू प्रेस का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21। ठीक है जी, तो अगर आपको याद हो जो आपकी फर्स्ट राइट है, राइट टू फ्रीडम का, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, उसमें जो प्रेस की फ्रीडम की बात की गई है वो कौन सा आर्टिकल में की गई है, वो आपके 19th आर्टिकल में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 19। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 8 to 14 ईयर इज। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने किया था कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है जी, राइट जो था वो ऐड हुआ था, ठीक है, 86 अमेंडमेंट में 2002 में। ठीक है, ये हम चीज़ें कर चुके हैं टू द एज ऑफ 8 to 14 ईयर्स। तो उसने कहा था कि ये कौन सा राइट है, बेसिकली कौन सा राइट है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये है फंडामेंटल राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट है, ये लीगल राइट है, ये इंक्लूडिंग इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, यहाँ पे लीगल की स्पेलिंग करते हैं, लीगल LEGL, लीगल राइट। तो ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है ये हमने पढ़ रखा है कि ये कौन सा जो राइट है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन आता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वन है, दैट इज फंडामेंटल राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिट हैबिसिस कॉर्पस इज अवेलेबल फॉर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं किसके लिए अवेलेबल होती है। डायरेक्टिंग एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन और inferior court to do the same particular thing, the purpose of releasing from illegal custody person unlawful detained, या direction of Supreme Court to an inferior court to send the records of pending cases, या directing the lower court to stop proceeding by a higher court। ठीक है जी, पहली बात तो यही जो हमारा हैबिसिस कॉर्पस है ये दोनों के साथ डील नहीं करता। ये हमने आपको याद है हमने लास्ट 2 जो रिट्स पढ़ी थी जिसमें एक तो था कि ऊपर से जो है नीचे जो वो वापस करने को बोलता है, ठीक है ना, हाई अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हैबिसिस कॉर्पस में नहीं है। आगे सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं कि द पर्पस ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी। ठीक है, किसी पर्सन को अगर आप इलीगल कस्टडी से रिलीज कराते हो या पर्सन अनफुल डिटेन, इसमें जो है वो हैबिसिस कॉर्पस की जो है वो बात की जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो सेकंड वन है, हैबिसिस कॉर्पस इज अवेलेबल फॉर द पर्पस फॉर रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी पर्सन अनफुल डिटेन्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है जी, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है जी, तो इसमें जो आपको कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है जी, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में आ गया ना, राइट टू फ्रीडम, प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है।
अब अगर बात करें, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अगर वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसका जो राइट आंसर है वो ये है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये अब जो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये कौन सा राइट है, ये आपका अब लीगल राइट है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, लीगल राइट। उसके बाद ये कौन से अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिसको डिलीट किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट के अंदर किया गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970। ठीक है जी, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट में से, जो कि अब क्या है, आपका लीगल राइट है। Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of Constitution? कौन से पार्ट को बोला गया है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आपको याद हो, हार्ट एंड सोल जो था, बी आर अम्बेडकर जी ने फंडामेंटल राइट्स को बोला था। अब यहाँ पे सिर्फ सोल की बात हो रही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या प्रीएम्बल। ठीक है जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्क्राइब्ड सोल, तो ये किसको बोला गया है, ये ओनली एंड ओनली प्रीएम्बल को बोला गया। प्रीएम्बल को सोल बोला गया है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जो हार्ट एंड वेरी हार्ट, एग्जैक्टली वेरी हार्ट एंड सोल। ठीक है, ये किसको बोले गए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए बोले गए हैं, और जो सोल बोला गया है ये प्रीएम्बल के लिए बोला गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो राइट टू इक्वालिटी जो है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से जो है वो आर्टिकल्स आते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, आर्टिकल 13, 14, 15, 16 या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 18 आना है बेसिकली, यहाँ पे 13 नहीं है। एक मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे 18 है। ठीक है जी, इसको 18 लेके चलना। बेसिकली जो आपका राइट टू इक्वालिटी है ना, ये राइट है आपका, राइट टू इक्वालिटी, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं, 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स जो आते हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर, राइट, 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल आते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा इनमें कौन कौन से जो है जो राइट टू इक्वालिटी, तो यहाँ पे 18 है, 14 है, 15 है, 16 है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए 14। ठीक है ना, ये कौन कौन से राइट है, 14 अलग से है, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पे 13 नहीं आना है। ठीक है, यहाँ पे 18 है, तो इसको 18 मान के चलिए, मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। ये आपका ये 13 ना होके ये आपका कौन सा आर्टिकल है, ये आपका 18 आर्टिकल है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। रिट कैन बी इश्यू इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली। ठीक है, आपको रिलेटेड टू रिट बतानी है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ये याद रखना, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। सुप्रीम कोर्ट इशू रिट अंडर आर्टिकल 32 फॉर फंडामेंटल राइट्स ओनली। हाई कोर्ट इशू रिट रिलेटेड टू लीगल एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 226 या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आपको मैं बता दूं, जो रिट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए आती है, और वो कौन सा आर्टिकल, वो सुप्रीम कोर्ट जो है इशू कर सकती है अंडर आर्टिकल 32। तो आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बोथ करेक्ट है, बट थर्ड वन इज नॉट करेक्ट, कि हाई कोर्ट ही इशू करती है रिट रिलेटेड टू लीगल। हाई कोर्ट कर सकती है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बट ये लीगल राइट के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीगल एंड फंडामेंटल राइट। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो इसके हिसाब से जो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपकी थर्ड वन। ठीक है, तो थर्ड वन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is given the power to implement the fundamental rights by the constitution। इनमें से निम्नलिखित लिखित में से किसके पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स जो कौन संविधान के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, ऑल कोर्ट इन इंडिया, द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो किसके पास ये पावर है टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ वन है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। Next question, which one of the following writ examines the functioning of subordinate courts।
इनमें से कौन से ऐसी रिट है जो एग्जामिन करती है किसके फंक्शन को, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है ना, छोटे छोटे जो कोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं कोर्ट के, उनके फंक्शंस को एग्जामिन करती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, क्यूरेंटो, मैंडामस, सेरेटोरियर या फिर हैबेसिस कॉर्पस। आपको ये पता है कि किसके अंदर ये की जाती है, तो ये सेरेटोरियर के अंदर की जाती है। ठीक है, कि काम हो चुका है, सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जो है कोई आपको काम ऐसा कर दिया है कि हाई कोर्ट जो जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो उसको उस काम के लिए एग्जामिन कर सकती है। ठीक है, तो ये किसकी रिट है, ये है सेरेटोरियल, इस रिट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following subjects come under the common jurisdiction of Supreme Court and High Court? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका हुआ है। ठीक है, तो कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जो कम्स अंडर बोथ जुरिडिक्शन के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, या प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दोनों जुरिडिक्शन कॉमन जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है जी, इसमें देखो डिस्प्यूट सेंटर एंड स्टेट है, प्रोटेक्शन, ये तो सब जो है आपका, जो इसका राइट आंसर है वो आपका लास्ट वन बनता है, दिस वन, कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई संविधान को वायलेट करता है तो वो दोनों के जुरिडिक्शन के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच अमेंडमेंट? ठीक है ना, तो कौन से अमेंडमेंट है वो बतानी है। अब उन्होंने क्या बोला है कि, है ना, तो 86 अमेंडमेंट है, 87 है, 88 अमेंडमेंट है, या आपकी 80 जो है 9 अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल 21 जो इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 21, ठीक है, प्रोवाइड राइट टू द एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21, तो ये किसके अंदर आता है, तो ये आता है आपका 86 अमेंडमेंट के अंदर आता है। तो दिस इज ए 86 अमेंडमेंट 2002, दिस इज राइट आंसर, फर्स्ट वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following articles related to fundamental rights cannot be suspended during enforcement of emergency under article Indian Constitution? मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ कि ऐसे कौन से दो आर्टिकल्स हैं जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी जो है वो सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने नॉट वर्ड यूज़ किया है, जो सस्पेंड नहीं होते, नॉट बी सस्पेंडिंग। और दूसरा कि जो है फंडामेंटल राइट्स ऐसे के सस्पेंड नहीं होते हैं ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे कौन से राइट्स हैं, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 14, 15, 16, 17, 20, 21 या 24, 25। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल है आपकी आर्टिकल 20, 21। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आर्टिकल 20 और 21। ठीक है जी, तो आर्टिकल जो 20 है वो आपका किसके साथ रिलेट करता है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। आपका जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, आर्टिकल पहले 20 देख लेते हैं। तो जो आपका आर्टिकल 20 है वो प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट इन कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है जी, तो ये प्रोटेक्शन देता है विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है जी, फॉर ऑफेंसेस। और जो आपका आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है, ये आपका किसके साथ रिलेटेड है, राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आपसे पूछा जा चुका हुआ है कि ऐसे कौन से दो राइट हैं जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 है और ये 21 है। ठीक है जी, तो प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 है, और 21 आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मोटिव फॉर ग्रांट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, इनमें से कौन सा मेन मोटिव है, फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट ग्रांट करने का मेन मोटिव बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या टू प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। तो मेन मोटिव टू ग्रांट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन, इसमें से जो आपका मेन मोटिव आता है वो आपका सेकंड वन है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी।
ये किसी को लिबर्टी, इंडिविजुअल को लिबर्टी देनी, ये इसी के लिए जो फंडामेंटल राइट्स थे वो ग्रांट किए गए थे। तो आंसर सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज टू ओपन देयर एजुकेशन। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज टू ओपन देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी जो है इसके रिलेटेड एक्वायर कर सकते हैं। तो ये किसके आर्टिकल के अंदर आता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18 या 18 या आर्टिकल 30। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वन, ये आते हैं आर्टिकल 19 के अंदर। नेक्स्ट, द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेफर्स टू। ठीक है, जिनको एक गोल्डन ट्राइंगल जो है बोला जाता है कि तीन ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स है जिनको गोल्डन ट्राइंगल का नाम दिया गया है। कौन कौन से आर्टिकल्स देख लेते हैं, 14, 19, 21, 14, 19, 32, 19, 21, 32 या 14, 21 या 32। ठीक है जी, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो, इसका राइट जो आंसर है फर्स्ट वन है, दैट इज आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ठीक है जी, 14, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं 14, 19 और 21। तो फर्स्ट वन इसका राइट आंसर है। तो जो 14 आपका आर्टिकल है ये क्या है, राइट टू इक्वालिटी के रिलेटेड है। ठीक है जी, तो ये आएगा राइट टू इक्वालिटी। आपका जो 19 है वो राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं राइट टू फ्रीडम। और जो 21 है वो हमने अभी डिस्कस किया है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थ्री गोल्डन राइट्स जो हैं, ट्राइंगल, ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स दी हैं 14, 19 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इशू अ रिट। रिट कौन इशू कर सकता है। ठीक है, ये शायद पहले भी क्वेश्चन आ गया था आपको, वो क्वेश्चन किसी और तरीके से फ्रेम था। एनी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट, प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो रिट इशू की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, और हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स के लिए ही की जाती है ओनली। ठीक है, तो फंडा आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट्स ओनली, ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following rights the foreigners are entitled under the Indian Constitution। ठीक है जी, इनमें से कौन सा जो राइट है जिसमें फॉरनर्स आर इंटाइटल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, तो इसके अंदर मतलब ऐसे कौन से हमें राइट्स बताने हैं, ठीक है, जो फॉरनर्स को भी मिलते हैं। फॉरनर्स मतलब कि जो नॉन सिटीजन है उनकी बात की गई है। ठीक है, तो मैंने आपको मैंने पढ़ दिया ऑप्शन, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा। ये तीनों राइट्स हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, दीज आर अवेलेबल, वी कैन से फॉरनर्स आर इंटाइटल्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पेयर्स आपको मैच करना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, प्रोहिबिशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। आपको ये पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका अनटचेबिलिटी है वो तो 17 है। ठीक है, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ये आएगा। ठीक है, जो अनटचेबिलिटी है वो आपका आर्टिकल 17 है। उसके बाद जो आपका आर्टिकल, ठीक है, थर्ड वन का क्या आ गया, थर्ड वन का हमारा सी आ गया। उसके बाद आपका फर्स्ट है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपका आर्टिकल जो है वो 14 के अंदर आता है। तो ये जो फर्स्ट है ये इसका आ जाएगा आर्टिकल बिफोर लॉ। ठीक है जी, उसके बाद आपका आता है, एक सेकंड, वो ये आपका आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 15 ही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया आर्टिकल 15 लास्ट वन। और अबॉलिशन ऑफ टाइटल ये आपका आर्टिकल 18 आई। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, दैट इज ए बी सी और डी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि ए बी सी डी कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए बी डी सी है, ये ए बी ए डी सी बी, ये ए बी सी डी, ये फर्स्ट वन। ठीक है, ए बी सी डी, तो ये आपका फर्स्ट वन। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द टर्म क्यूरेंटो इज। ठीक है, क्यूरेंटो इज, मीनिंग ऑफ द टर्म क्यूरेंटो इज, ऑप्शन इज टू फॉरगेट,
टू कमांड, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, या टू फॉरबिड। ठीक है जी, तो क्यूरेंटो का जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ द टर्म क्यूरेंटो इज, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट रिलेटेड टू द आरटीए एक्ट 2005। तो राइट स्टेटमेंट बतानी है। आरटीए एक्ट 2005 रीप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइड रिपोर्ट विद इन 30 डेज, ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि पब्लिक अथॉरिटी को विद इन 30 डेज जो है वो रिपोर्ट देनी होती है। पास बाय पार्लियामेंट कब किया गया था, 15 जून 2005, ये भी बिल्कुल राइट है। कमेंसमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट इन, जो कमेंस से स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था, ये पार्लियामेंट में जो असेंट मिली थी वो 15 जून 2005 को मिली थी, और 12 अक्टूबर, ठीक है, ये जो थी इसकी कमेंसमेंट हुई थी, बिल्कुल राइट है। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब बताना है, ऑप्शंस देख लेते हैं। डिटेंशन फॉर इंटरोगेशन, डिटेंशन आफ्टर इंटरोगेशन, डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन, या डिटेंशन फॉर कॉग्निबल ऑफेंस। ठीक है, आपको पता है दो तरीके की जो डिटेंशन होती है, एक पुनिटिव थी और एक प्रिवेंटिव थी। ठीक है जी, तो जो प्रिवेंटिव थी वो किसके साथ रिलेटेड थी कि आपको जो है अरेस्ट अगर करते हैं तो विदाउट, वो जो कोर्ट में अभी तक केस नहीं चला था, तो अब जो है डायरेक्ट जो है वो किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन। ठीक है, किसी को सजा देने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में वो उस ऑफेंस को दोबारा ना करे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन आ सकता आया हुआ है कि ऐसा कौन सी रिट है जो एग्जामिन करती है फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, जैसे कि हाई अथॉरिटी जो है वो लो अथॉरिटी को एग्जामिन करने के लिए उसके काम को ऐसी कौन सी रिट यूज करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिटेरियो, हैबिसिस कॉर्पस, क्यूरेंटो, या मैंडमस। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सेटेरियर, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपके राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स। मेक श्योर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, सो दैट कि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।